Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand and continue chapter number 2 from trade to territories. And in this chapter we'll also discuss the topic the Sepoy Army or the East India Company Army. So विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए आज की जो इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज में कंपनी की फौज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज या उसकी जो आर्मी थी वो कैसी थी, क्या उसकी फीचर्स थे, उसके बारे में समझेंगे. तो चलिए देखते हैं एक बार. द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड इट्स आर्मी एज द सेपॉय आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी आर्मी को द सिपॉय आर्मी कहती थी, और ये जो सिपॉय वर्ड आया ये इंडियन वर्ड सिपाही से ही बना जिसका मतलब होता था सोल्जर यानी कि सिपाही. While the Mughal army was given training in archery, तीरंदाजी and the use of the sword, the British soldiers were armed with muskets or muskets, a heavy gun used by infantry soldiers, and matchlocks, an early type of gun in which the powder was ignited by a matchstick. देखिए कि जो मुगल आर्मी थी उसके अंदर ट्रेनिंग किस में दी जाती थी, तीरंदाजी में या तलवारबाजी उनको सिखाया जाता था. लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो किससे, उनको मास्केट या मस्केट्स होता था, वो एक हैवी गन होती थी जो कि पैदल चलने वाली सेना होती है ना उसके द्वारा यूज़ की जाती थी. एक मैचलॉक्स होता था. मैचलॉक्स क्या होता था, बहुत पुराने टाइप की गन होती थी जिसमें पाउडर को मैच स्टिक से जला के उसको यूज़ किया जाता था. तो इस तरह से इन दोनों के बीच में डिफरेंस था. द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आर्मीज वर, और इन दोनों के बीच, इन दोनों आर्मीज के बीच जो मुख्य डिफरेंस था वो इस प्रकार है जो अब हम समझ रहे हैं. यानी मुगल फौज, जो मुगल आर्मी थी उसमें क्या डिफरेंस था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें क्या डिफरेंस था. देखिए जो मुगल आर्मी थी उसमें मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार्स ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक, एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स. मुगल आर्मी जो थी उसमें ज़्यादातर घुड़सवार होते थे जो कि घोड़ों पर सवार होके चलते थे और वो ट्रेंड होते थे. उन्हें हम कैवलरी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैवलरी. और इन्फेंट्री वो होते थे जो कि पैदल सैनिक होते थे, उन्हें इन्फेंट्री कहा जाता है, पैदल सेना कहा जाता है. मुगल आर्मी में ऐसा ही होता था कि ज़्यादातर मतलब ये दोनों तो थे ही, कैवलरी और इन्फेंट्री दोनों थे. लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें मोस्टली इन्फेंट्री थे, यानी मोस्टली ज़्यादातर कौन से थे, पैदल चलने वाली सेना थी. फिर मुगल आर्मी में क्या होता था, मोर इम्पॉर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री, यानी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते थे वो सवार होते थे, घुड़सवार जिसको हम कैवलरी कह रहे हैं, वो होते थे बजाय कि पैदल सेना के. यानी पैदल सेना को कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी जबकि कैवलरी यानी घुड़सवारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उस मोर इम्पॉर्टेंस टू इन्फेंट्री देन कैवलरी, यानी इसमें घुड़सवारों की अपेक्षा पैदल चलने वाली सेना पर ज़्यादा जोर दिया जाता था क्योंकि वही सेना ज़्यादा थी. फिर मुगल आर्मी में क्या होता था कि मेनली ट्रेंड इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज़ ऑफ सोर्ड. उसमें क्या होता था, मुगल आर्मी में ज़्यादातर जो सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, वो तीरंदाजी यानी आर्चरी में, और सोर्ड, यूज़ ऑफ सोर्ड करना सिखाया जाता था, यानी तलवारबाजी सिखाई जाती थी. लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें मेनली ट्रेन इन गन फायर फाइट, उनको गन चलानी सिखाई जाती थी, बंदूक से लड़ना सिखाया जाता था. ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था. फिर जो मुगल आर्मी होती थी उसमें नॉन प्रोफेशनल आर्मी भी होती थी. नॉन प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल तो होती थी लेकिन नॉन प्रोफेशनल ज़्यादा आर्मी थी. लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पेजेंट्स एट रूरल एरियाज एंड द लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. क्या होता था कि ज़रूरत पड़ने पर जो पेजेंट्स यानी किसान होते थे, शस्त्र वाले जिनके पास शस्त्र होते थे, वो भी आर्मी में उनको ले लिया जाता था. यहाँ तक कि जो जमींदार्स भी होते थे वो भी मुगलों को पैदल सोल्जर्स सप्लाई करते थे, उन्हें प्रोवाइड कराते थे. जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या होता था, सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर प्रोफेशनल, यानी ज़्यादातर जो सिपाही होते थे, मैक्सिमम जो
सोल्जर्स होते थे उनको यूरोपियन स्टाइल से ट्रेनिंग दी जाती थी एंड दे वर डिसिप्लिन्ड एंड प्रोफेशनल। वो अनुशासित भी होते थे और बहुत प्रोफेशनल भी होते थे। यानी मुगल आर्मी में तो नॉन प्रोफेशनल लोग थे, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में प्रोफेशनल और ट्रेंड लोग थे। इन ऑर्डर टू डेवलप a uniform military culture, soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before। यानी क्या था कि अपनी इस आर्मी में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर लाने के लिए क्या करा जाता था, सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें अभ्यास कराया जाता था, उन्हें अनुशासन का अभ्यास किया जाता था, ताकि जो उनकी लाइफ है वो पहले से कहीं ज़्यादा और अनुशासित हो सकें, यानी वो नियमों का पालन कर सकें। ऑफन दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स दिस सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स। और कई बार क्या होता था कि अपनी इस सेना को बढ़ाने के चक्कर में वो लोग कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग होती थी ना, जो उनकी ट्रेडिशंस होते थे, उनको इग्नोर कर देते थे। कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स। क्या कोई व्यक्ति अपने कास्ट और रिलीजियंस की फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, अपनी परंपराओं को ऐसे ही छोड़ सकता है? कभी ऐसा होता है? नहीं ना। Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? क्या वो अपने आप को सिर्फ सोल्जर ही मानने लग जाएं, किसी कम्युनिटी का मेंबर ना माने? ऐसा कभी नहीं हो सकता। This can easily be felt by the revolt of 1857। और जो हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसमें इस चीज़ को साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि वो सारे अनसेटिस्फाइड थे। किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। इसलिए ये रिवोल्ट भी शुरू हो पाया। Thus summarizing this chapter from trade to territory, we can say that East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। अब इस चैप्टर को हम खत्म करते हुए इसके सारांश में यही कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, वो चेंज किस में हो गई? एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में। यानी कहने का मतलब वो यहाँ पर एक ऐसी शक्ति बन गई जिसने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में भाप टेक्नोलॉजी का आना, स्टीम टेक्नोलॉजी का आने जो आया, उसने इस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया और ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी उनका कब्जा और ज़्यादा करवा दिया। कैसे करवा दिया? टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। पहले क्या होता था कि इंडिया तक ट्रैवल करने में 6 से 8 महीने लग जाते थे, लेकिन जब से ये स्टीम वाली टेक्नोलॉजी आई, भाप वाली टेक्नोलॉजी आई, स्टीम शिप्स reduce the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India। और जब से ये स्टीम शिप्स आए, इन्होंने इस यात्रा को सिर्फ 3 हफ्ते की बना दिया। इससे क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिलीज, जो कि उनकी कंट्री से इतनी दूर था इंडिया, वहाँ तक आने जाने लग गए। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए 1857 तक आते आते जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसने भारत के लगभग 63% भाग पर अपना कब्जा कर लिया और 78% पॉपुलेशन उसके कब्जे में आ चुकी थी, उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। कंबाइंड विद दिस इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और बाकी की जनता और क्षेत्र पर उसका इनडायरेक्ट कब्जा था, उसका प्रभाव था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग अब पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो नाउ वील मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। तो ये तो अभी ऊपर हमने समझा ही है। लेट्स सी द आंसर नंबर 1। दिस इज योर आंसर नंबर 1। यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ टेबल। आपको एक ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी और ऐसे एक टेबल बना लेना। यहाँ पर ऊपर मुगल आर्मी और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी लिखना है। फिर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी एंड इन्फेंट्री, आपको ऐसे लिखना है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखना है
कि मोस्टली इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाली सेना थी। इसमें दोनों ही थे, घुड़सवार भी थे और पैदल चलने वाले भी थे। फिर मुगल आर्मी में सेकंड पॉइंट लिखना है कि मोर इंपॉर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री, यानी इसमें घुड़सवारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी पैदल सेना की अपेक्षा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में मोर इंपॉर्टेंस टू इन्फेंट्री, यानी पैदल चलने वालों को घुड़सवारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 पॉइंट्स ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं एज अ आंसर नंबर 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर पीपल ऑफ इंडिया वर्क एज अ सोल्जर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी? तो इसका आंसर देखते हैं। सो दिस इज द आंसर नंबर 2। देखिए पॉइंट में ही लिखना है आपको, एट दैट टाइम देयर वाज नो सेंस ऑफ यूनिटी और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल, यानी उस समय लोगों के अंदर कोई एकता की भावना या राष्ट्रवाद की भावना लोगों में अभी तक थी नहीं, इसलिए भी वो उसकी सेना में काम करते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया। उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो फोर्सफुली रिक्रूटेड इंडियन पीपल इनटू द आर्मी, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ज़बरदस्ती उन लोगों को, भारतीय लोगों को आर्मी में भर्ती करती थी। थर्ड क्या रीज़न हो सकता है कि द पीपल हैड लॉस्ट देयर ओन ऑक्यूपेशन, जो लोगों के अपने काम धंधे थे वो खत्म हो गए। एंड द सैलरी वॉज गुड इन द आर्मी, जो आर्मी की सैलरी थी वो ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए भी लोग उसमें उनकी सेना में काम करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मस्केट्स एंड मैचलॉक? इसका आंसर भी ऊपर आपकी वर्कशीट में ही है। दिस इज योर आंसर नंबर 3। दिस इज आंसर नंबर 3। मस्केट्स आपने ऐसे ही लिखना है, मस्केट्स अ हैवी गन यूज बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, यानी पैदल चलने वाली सेना के द्वारा यूज की जाने वाली हैवी गन। एंड मैचलॉक्स एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय मैच स्टिक, यानी मैचलॉक्स उसको कहते थे, एक पुराने टाइप की गन होती जिसमें पाउडर को मैच स्टिक से जलाया जाता था, इग्निट मतलब जलाया जाता था। तो दिस इज योर आंसर नंबर 3। आपने सिर्फ इसको यहीं तक लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।